नमस्ते साथी रोबो कैपिटलिस्ट्स, आशा है कि आप ठीक हैं। तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था पर कौन सही है। क्या यह मुख्य धारा का मीडिया है, राजनेता, केंद्रीय योजनाकार, तानाशाह, या आप औसत जो और जेन? क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ बहुत सारी चर्चाएं की हैं जो वास्तव में मानते हैं कि हमारे मंदी में जाने की संभावना लगभग 0% है। मेरे अच्छे दोस्त और लोग जिनका मैं सम्मान करता हूं, बुद्धिमान लोग, लेकिन उनमें से कोई भी यहां तक कि वे लोग जो मानते हैं कि 2025 में मंदी में जाने की संभावना बहुत कम है, वे अभी भी स्वीकार करते हैं कि संपत्ति रखने वालों और संपत्ति न रखने वालों के बीच एक बड़ा विभाजन है। चलिए इसे इस तरह से कहते हैं, शीर्ष 5% और फिर नीचे के 34%। और मुझे लगता है कि हम इस अजीब दुनिया में जी रहे हैं जहां किसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थव्यवस्था केवल एक चीज, शायद दो चीजों, संपत्ति की कीमतों द्वारा समर्थित है। संपत्ति की कीमतें, शायद आप इसमें सरकारी खर्च भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बस उस विचार प्रयोग को करें। माने आवास की कीमतें 50% गिर गईं, माने शेयर बाजार 50% गिर गया। आप क्या सोचते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी दिखेगी? हम डॉट कॉम बस्ट की ओर लौटते हैं, है ना? जब हमारे पास एक बड़ा बैलेंस शीट मंदी थी। अब आवास की कीमतें 50% नहीं गिरी, लेकिन हमारे पास शेयर बाजार पूरी तरह से नष्ट हो गया और हमें एक मंदी का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या यह विनाशकारी था? वास्तव में नहीं। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यह मान लेंगे या आपका आधार मामला होगा, यदि हमारे पास एक समान प्रकार की बैलेंस शीट मंदी होती, विशेष रूप से यदि आप आवास को शामिल करते हैं, तो यह डॉट कॉम बस्ट की तरह नहीं दिखेगा। ये कुछ इस तरह दिखेगा जैसे 1930 का दशक। और मैं शायद आपसे सहमत होऊंगा यदि सरकार और फेड नहीं होते, चाहे उनकी प्रतिक्रिया तंत्र जो भी हो, लेकिन आप बस सिर पर मार खा रहे हैं। इसलिए चाहे आपके कितने ही दोस्त अपनी नौकरी खो रहे हों, चाहे आपने 2019 के बाद से कितनी ही क्रय शक्ति खो दी हो, चाहे आपके कितने ही परिवार के सदस्य कहें कि आप जानते हैं समय कठिन हो रहा है, टेबल पर खाना रखना और भी मुश्किल हो गया है, मेरे सिर पर छत डालना और भी मुश्किल हो गया है, मेरी बीमा लागत 200% बढ़ गई है। मेरा मतलब है, आप ये हर समय सुनते हैं। मुझे हर दिशा से दबाव महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे बच्चे की ट्यूशन बढ़ रही है, मेरी स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ रही है, ग्रोसरी स्टोर में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं या यह बहुत अधिक बढ़ गई हैं। अंततः यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हाल ही में पिछले एक साल में यह कितना बढ़ा है, यह वेतन से कहीं अधिक बढ़ गया है। इसलिए क्रय शक्ति कम हो गई है, संकुचित हो गई है, और मुझे यकीन है कि आप यह हर समय सुनते हैं। तो जब आप मुख्य धारा के मीडिया को चालू करते हैं, आप सीएनबीसी या ब्लूमबर्ग देखते हैं, या आप सुनते हैं कि राजनेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, मुझे लगता है कि यह एक गहरा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे आप वास्तव में गुस्सा हो जाते हैं, जिससे आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि मैं ऐसा महसूस करता हूं। शायद मैं पागल हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका वापस चला जाता हूं। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन 1980 और 1990 के दशक के अनुभव याद हैं। मुझे याद है कि 2000 के दशक में क्या था भगवान के लिए, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अब देखता हूं वह पहचानने योग्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में पहचान में नहीं आता, और मैं केवल अर्थव्यवस्था और अनुभव बात कर रहा हूं। बस हवाई अड्डों के माध्यम से चलना, एक वॉलमार्ट में जाना, उन शहरों में घूमना जहां मैं पहले बहुत समय बिताता था, जैसे स्कॉट्सडेल, फीनिक्स। मेरा मतलब है, यह अविश्वसनीय है कि क्या हुआ है और कैसे मैं देख सकता हूं कि अधिकांश लोगों के जीवन स्तर में काफी गिरावट आई है। लेकिन यहां मुद्दे पर वापस आते हुए, यह सब ठीक और अच्छा है। लोग कह सकते हैं कि यह सिर्फ आपकी राय है, या यह सिर्फ आपका बूढ़ा होना है, या एक बूढ़ा आदमी बादलों पर चिल्ला रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए वास्तव में डेटा पर नजर डालते हैं, लेकिन इसे इतिहास के दृष्टिकोण से करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं अर्थशास्त्र के बारे में अधिक से अधिक समझता हूं, और 2012 से जब मैंने रिटायरमेंट लिया, तब से मैंने जो सीखने की यात्रा की है, मैं भविष्य में परिणामों या कम से कम संभावनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए इतिहास का अध्ययन करने का और अधिक कारण देखता हूं। यदि आप बस वहां बैठकर वर्तमान में हो रही घटनाओं को देखते हैं और इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ एक बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो
चलिए उनके पहले तर्क पर चलते हैं कि क्यों आप में से हर एक जो इस वीडियो को अभी देख रहा है बेवकूफ है। उनका तर्क क्या है? वास्तव में मैंने यह सीएनबीसी पर सुना जब मैं दोपहर का भोजन कर रहा था। वहां कुछ राजनीतिक पंडित थे या कुछ ऐसा ही। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति कमला के लिए समर्थन कर रहा है वह वहां बैठकर यह कह रहा है कि अर्थव्यवस्था कितनी अद्भुत है और हमने कभी संकुचन से आर्थिक सुधार नहीं देखा है, पिछले 2 वर्षों में देखा है। और यह सब जो बाइडेन की वजह से है, इसका उद्यमियों, व्यवसायों, श्रमिकों या निजी क्षेत्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उनका इससे कोई संबंध नहीं था। यह सब कमला हैरिस और जो बाइडेन के कारण था। और अब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। और उसने मूल रूप से कहा कि जो कोई भी यह नहीं मानता कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, वह केवल राजनीतिक कारणों से ऐसा कह रहा है। या वे बस ये कह रहे हैं क्योंकि वे नस्लवादी हैं और नहीं चाहते कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बने, या वे बस ये कह रहे हैं क्योंकि वे महिला विरोधी हैं। और आप जानते हैं, आपके पास एक काली और महिला व्यक्ति है। खैर, मुझे लगता है कि वह काली है, वह किसे खुश करने की कोशिश कर रही है। मुझे पता है कि वह कभी भारतीय कभी काली होती है, कौन जानता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो कोई भी यह मानता है कि अर्थव्यवस्था मानव इतिहास में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं है, वह ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वे वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं, या यह उनका अनुभव है, या यह उनका अनुभव है जब वे अपने सभी दोस्तों और परिवार से बात करते हैं, या यह उनका अनुभव है जब वे किराने की दुकान पर जाते हैं, किराया चुकाते हैं या स्वास्थ्य बीमा का भुगतान करते हैं। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे फांसीवादी हैं, वे श्वेत श्रेष्ठतावादी हैं, वे समलैंगिकता के खिलाफ हैं, वे मूल रूप से नाजी हैं और इसलिए वे नहीं चाहते कि एक काली लड़की राष्ट्रपति बने। यह उसका तर्क है। सही है। तो फिर से चलो इतिहास में वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कुछ सार्थकता है, क्योंकि नंबर एक चीज जो वे यह बताने के लिए बाहर फेंकने वाले हैं कि आप सभी बेवकूफ और मूर्ख हैं और बस गंवार हैं जो पहाड़ी लोग और लाल गले वाले हैं, और आप जानते हैं, बंदूकें उठाने वाले मूर्ख, जो लोग सिर्फ आपके अंतर्निहित सफेद विशेषाधिकार या पुरुष विषाक्तता के कारण हैरिस के लिए वोट नहीं देने वाले हैं, या जो भी हो। इसे सभी को ट्रैक करना मुश्किल है ना? मुख्य बात जो हम यहाँ पेश करने जा रहे हैं वह है जीडीपी। तो चलिए जीडीपी पर एक नजर डालते हैं और हम देख सकते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से नकारात्मक नहीं है। तो हम वापस जाएंगे और मुझे लगा कि पिछला रीडिंग 2 अंक था, 8, और व्यापार अर्थशास्त्र 2.7 में। मुझे यकीन नहीं है, शायद वे बस गोल कर रहे हैं या कुछ ऐसा ही। लेकिन खैर, 2.7, 2.8 मूल रूप से वही चीज। तो हम वापस जाते हैं। मेरा मतलब है 2022 की चौथी तिमाही 20-2 1.3 अच्छा नहीं, 1.3 अच्छा नहीं, संकुचन नहीं है। और फिर हम 2.3, 2.8, 3.2 पर जाते हैं। वैसे मैं शपथ ले सकता हूं कि हमारे पास कुछ नकारात्मक था। हमारे पास नकारात्मक जीडीपी के 2 तिमाही हैं। खैर, मुझे, आप जानते हैं, बस सुरक्षित रहने के लिए मुझे यहाँ एक और चार्ट देखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है। चलो मैक्रो ट्रेंड्स पर चलते हैं और पिछले 5 वर्षों का विश्लेषण करते हैं। इतना व्यापक नहीं, यह वास्तव में मदद नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है। हाँ, दूसरा बेहतर था, है ना? हम यहाँ जो देख रहे हैं वह अवधारणा है। तो वे आपको बता रहे हैं कि जीडीपी लगभग 3% के आसपास है। यह असली जीडीपी है। और हम मंदी में नहीं हो सकते, या आप मूर्ख, आप फांसीवादी सही नहीं हैं कि अर्थव्यवस्था खराब है। क्योंकि देखिए, बस जीडीपी को देखिए। ये ऐसा है जैसे वे कोई मजाक नहीं, ये उनका ट्रम्प कार्ड है, ये उनका माइक्रोफोन ड्रॉप है ना? उनको बस इतना करना है कि वे कहें जीडीपी, माइक्रोफोन गिराना, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, हम सही हैं, तुम गलत हो। तो दुर्भाग्यवश इसका मतलब यह है कि यह इस तथ्य पर विचार नहीं करता कि लगभग हर बार जब आप आर्थिक मंदी, मंदी या कठिन लैंडिंग में जाते हैं तो जीडीपी का यही रूप होता है। और आप देखिए, अगर आप इतिहास को नहीं देखते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ऐसा होता है। तो आप यह मानने के लिए धोखा खा जाएंगे कि यदि हमारे पास जीडीपी, वर्तमान जीडीपी 2.7 या 2.8 है, तो हमारी मंदी में होने या मंदी की ओर बढ़ने की 0% संभावना है।
क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो ये स्पष्ट रूप से नकारात्मक होता। इसलिए मैं स्क्रीन शेयर बदलना चाहता हूं और चलिए एक हालिया वीडियो पर चलते हैं, मेरे अच्छे दोस्त जेफ स्नाइडर का, क्योंकि मैं ये आपको प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो चार्ट खुद बनाए हैं और जिस तरह से वह इसे समझाते हैं वह मेरे मुकाबले बेहतर है। इसीलिए मैं उनके हालिया वीडियो से एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं। हम इसे देखने जा रहे हैं और फिर मैं इस पर टिप्पणी करने जा रहा हूं, और यह आपको दिखाएगा कि जब आप कोशिश कर रहे हैं तो वास्तव में इतिहास का अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है। एक मॉडल बनाएं कि अर्थव्यवस्था मंदी में जाने, न जाने या नरम लैंडिंग होने की संभावनाएं क्या हैं 2025 में। तो चलो स्क्रीन शेयर को बदलते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहो दोस्तों। ठीक है, मुझे लगा कि मैंने इसे ऊपर किया है और स्पष्ट रूप से, लेकिन ये ठीक है। ठीक है, यहां हम जाते हैं। तो हम जो करना चाहते हैं वह पहले इस स्क्रीनशॉट पर वापस जाना है। तो जोश, क्या तुम इसे देख सकते हो? नहीं, तुम्हें अपनी स्क्रीन फिर से साझा करनी होगी। ठीक है, अब कैसा है? हाँ, यह वाला। ठीक है, बढ़िया। तो जेफ ने नवंबर 2007 से मूल बीएलएस प्रेस विज्ञप्ति को खोला। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट होना चाहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यदि जीडीपी 2.7% है तो इसका मतलब है कि हम मंदी में हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जब आप सभी डेटा को एकत्रित करते हैं तो इसे एक साथ रखते हैं, यह इस आधार पर कि हम मंदी या कठिन लैंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत भारी है। सभी ब्याज दरों, उपज वक्र, सोमनियम और इस चैनल पर हम जिन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं, यदि सबूत यह दर्शाते हैं कि मंदी में जाने की संभावना बहुत अधिक है, तो केवल इसलिए कि जीडीपी 2.8% पर है, इसका मतलब यह नहीं है कि मंदी की संभावना शून्य हो जाती है। वास्तव में जीडीपी 3% या जो भी हो, ईमानदारी से कहूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने समग्र विश्लेषण में इसे बहुत कम महत्व दूंगा। और यहां बिंदु यह है, निश्चित रूप से यही वह नंबर एक चीज है जिस पर वे यह बताने के लिए जोर दे रहे हैं कि आप अर्थव्यवस्था के बारे में गलत हैं। यह खराब नहीं है, यह बिल्कुल अद्भुत है, लेकिन आप इसे समझने के लिए बहुत बेवकूफ हैं। इसे देखिए। तो नवंबर 2007, तो यह अक्टूबर के लिए नौकरी के आंकड़े होंगे। हम गैर खेती पेरोल 166 देखते हैं, जबकि आज हमारे पास 12 था। मौसम और अन्य चीजें हो सकती हैं। देखना होगा कि यह कैसे विकसित होता है। सभी संशोधन नीचे की ओर थे। और आप जानते हैं कि अगर आपने आज हम द्वारा बनाए गए पहले वीडियो को देखा, यह सच है कि यहां बेरोजगारी की दर अधिक थी, 4.7 पर। लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह अभी भी कम माना जाएगा। तो यहाँ वास्तविक जीडीपी संख्या क्या थी? चलो जेफ को सुनते हैं। 50 और फिर 25 आधार अंक की दर में कटौती पूरे चक्र के अंत के रूप में। उन्होंने नहीं सोचा कि उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीडीपी शानदार लग रहा था। पैरोल, चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा आगे बढ़ गया। ओह हाँ, माफ कीजिए दोस्तों, मैं यहाँ थोड़ा आगे बढ़ गया। आर्थिक विश्लेषण ने 2007 की तीसरी तिमाही के लिए अपने अग्रिम अनुमान की रिपोर्ट की थी कि जीडीपी 3.9% की तिमाही दर पर थी। यह 2007 की तीसरी तिमाही है, जो महान गांठ मंदी से पहले की आखिरी तिमाही थी, और यह लगभग 4% थी। ठीक है, क्या आपने वह सुना? तो सभी संशोधनों और अन्य चीजों से पहले तीसरी तिमाही 2007 का जीडीपी 3.9% था। 3.9, 2007 की दूसरी तिमाही का जीडीपी 2007 की दूसरी तिमाही में यह 3.8 था। तो यह केवल ऊंचा नहीं था, बल्कि यह तेजी से बढ़ रहा था। आपको याद दिलाने के लिए, आज जो आंकड़े आए हैं वे थोड़े उम्मीदों से कम हैं, लेकिन यह साबित करते हैं कि अर्थव्यवस्था खराब होने की कोई संभावना नहीं है। इसकी कोई संभावना नहीं है। ये सब आपके दिमाग में है। आप बस ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आपने फॉक्स न्यूज़ या जॉर्ज गैमन या जो भी है, उसे बहुत ज़्यादा सुन लिया है। तो ये सब आपके दिमाग में है। ये आपकी कल्पना का एक अंश है, क्योंकि जीडीपी हेलो, खैर, उस समय जीडीपी आज की तुलना में एक पूरा प्रतिशत अंक अधिक था। लेकिन यह मंदी की ओर बढ़ते समय असामान्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब तब से इसे काफी नीचे संशोधित किया गया है, लेकिन फिर से जब समान आधार पर बात की जाती है तो वे 2007 की गिरावट में 3.9% जीडीपी सिन की बात कर रहे थे, जो एक कारण है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के स्थापना सर्वेक्षण से कुछ अच्छे पेरोल रिपोर्टों के साथ मिलकर है। इसलिए फेड ने 2007 के अंत में 50 और फिर 25 आधार अंकों की ब्याज दर में कटौती के बारे में बात की, जो पूरे चक्र का अंत था। उन्हें नहीं लगा कि उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीडीपी शानदार लग रहा था, पैरोल बढ़ने लगे थे, और यह परिचित लगता है क्योंकि यह वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह हर बार होता है। अब मैं जोड़ना चाहता हूं, जेफ इस बारे में बात कर रहा था कि अगर आप नहीं करते हैं, मैं जेफ को अच्छे से जानता हूं, वह मेरा अच्छा दोस्त था और जोश उसे उतना ही अच्छी तरह जानता है, अगर बेहतर नहीं, क्योंकि जोश हर एक दिन उसके साथ काम करता है। लेकिन जोश, जेफ एक दिन में कितने घंटे काम करता है? जोश इस समय मुझे नजरअंदाज कर रहा है। जेफ दिन में 12-14 घंटे काम करता है। मेरा मतलब है, यह पागलपन है कि वह कितना काम करता है। और उसकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा फेड मिनट्स पढ़ना है, और केवल हाल के फेड मिनट्स नहीं, वह 60 के दशक, 70 के दशक और 80 के दशक के फेड मिनट्स को भी पढ़ेगा, 90 के दशक से। मेरा मतलब है, वह वास्तव में जो शोध करता है वह आश्चर्यजनक है ना? मैं ये नहीं कर सकता, मुझे बहुत अधिक एडीडी है। लेकिन जब जेफ वहां बैठकर यह बात कर रहा था कि वे इस विश्वास में थे कि अगर वे सिर्फ 50 और 25 काट दें तो फेड के लिए यह काफी होगा। वह यह समझ रहा है कि उन्होंने अपनी बैठकों में क्या कहा, क्योंकि उसने फेड की मिनट्स पढ़ी हैं, शायद उसने उन्हें याद कर लिया है। तो फेडरल रिजर्व, उस समय का एफओएमसी, एक दूसरे से कह रहा था कि हमें केवल 50 और 25 कट करने हैं, हम तैयार हैं, क्योंकि यह इतना अधिक आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करेगा कि अर्थव्यवस्था, क्योंकि जीडीपी को देखें, स्थापना संख्या को देखें, यह अच्छा लग रहा है। तो हमने 75 आधार अंकों की कटौती की है और यह हमें आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा ताकि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। और यदि हम मंदी की ओर बढ़ रहे हैं तो यह अपने आप में किसी भी आर्थिक संकुचन को रोकने वाला होगा। यह उनका तर्क था, जो उनके अपने फेड मिनट्स पर आधारित था। यही महत्वपूर्ण है, यही चीजों में से एक है जो महत्वपूर्ण है। चलो इस पर वापस चलते हैं। ओह, और आपको यह दिखाने के लिए कि मेरा क्या मतलब है, हम मंदियों से पहले और युद्ध के बाद के इतिहास में जीडीपी के व्यवहार की समीक्षा करेंगे। हम नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी का 4 तिमाही का औसत लेंगे ताकि हम इसे समतल कर सकें, क्योंकि अक्सर ये काफी अस्थिर होता है, ये ऊपर और नीचे चलता है। तो हम 4 तिमाहियों का औसत देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे और ये देखेंगे कि यह मंदी के कगार पर गिरने से पहले कैसे प्रदर्शन कर रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या आप लोग इसे देख सकते हैं, लेकिन जो भूरा रंग नारंगी में हाईलाइट किया गया है, मुझे नहीं पता कि वह उस रंग का उपयोग क्यों करता है। मैं शर्त लगाता हूं कि इसका कारण है, मैं थोड़ा जोखिम उठाने जा रहा हूं। मैं शर्त लगाता हूं कि वह इस रंग का उपयोग करता है क्योंकि वह एक क्लिवलैंड ब्राउन फैन है। मुझे लगता है कि अगर मेरी याद सही है तो जेफ ओहियो से है। शायद वह क्लिवलैंड ब्राउन फैन है। शायद यही वजह है कि वह इस रंग का उपयोग करता है। बस यह कह रहा हूं। चलो बातचीत पर वापस चलते हैं। चलो एक अलग विषय पर चलते हैं। ठीक है, तो यह क्लीवलैंड ब्राउन का यह हाईलाइट वास्तविक जीडीपी है और छायांकित क्षेत्र या शेडेड क्षेत्र जो नाम मात्र जीडीपी है, बस स्पष्ट करने के लिए। और वर्तमान तिमाही 2024 की तीसरी तिमाही के अनुसार नाम मात्र जीडीपी का वार्षिक दर पर औसत लगभग 4.9% है और वास्तविक जीडीपी का औसत लगभग 2.6% रहा है, और ये दोनों शानदार लगते हैं। ये ठोस से अधिक लगते हैं। 5% नाम मात्र वृद्धि और 2.6% वास्तविक वृद्धि। यह एक ऐसे अर्थव्यवस्था से संगत लगता है जो बस सही तरीके से चल रही है, विशेष रूप से जब उपभोक्ता मूल्य दरें उस अवधि के अंत की ओर गिर रही हैं। यह सही गोल्डीलॉक्स की तरह लगता है। लेकिन अगर हम तुलना करें तो चलिए 2019 की चौथी तिमाही में वापस चलते हैं। और हमें नहीं पता कि क्या यह एक मंदी होती या नहीं, लेकिन उस समय वास्तव में एक मंदी का डर था। फेड दरों में कटौती कर रहा था। विदेशी अर्थव्यवस्थाएं मंदियों का सामना कर रही थीं। गंभीर प्रश्न थे, उलटा उपज वक्र और अन्य सभी चीजें। 2019 में 4 तिमाही औसत नाम मात्र जीडीपी 4.9% के समान था और वास्तविक रूप में यह वास्तव में और भी बेहतर था। वास्तविक जीडीपी 2019 में औसतन 3.3% रहा, सभी मंदी के डर, बाजारों और अन्य चीजों के बावजूद।
इस समय बहुत से नकारात्मक लोग हैं। आप सर्वेसियस थिकनेस से पहले की स्थिति को नहीं देख सकते। यह वास्तव में मायने नहीं रखता क्योंकि यह समान है। किसे परवाह है, हमें इसे फेंक देना चाहिए। यह एक विसंगति है। हमें इन आंकड़ों को नजरअंदाज करना होगा क्योंकि यह शोर है। लेकिन चलो चलते हैं। हम gfc.com पर वापस जाएंगे और यहां तक कि पहले भी। लेकिन वास्तविक मंदियों के मामले में जहां हम वास्तव में चक्र की पुष्टि करते हैं, ये 2007 की तीसरी तिमाही के दौरान है। औसत नाममात्र जीडीपी यानी नाममात्र जीडीपी का 4 तिमाही का औसत 5% था, जो लगभग 2019 में हमने जो देखा उसके समान है। साथ ही 2024 की वर्तमान तिमाही में भी वास्तविक जीडीपी केवल 2.3% पर थोड़ा कम था, जो काफी मजबूत लग रहा था। याद रखें, ये आधुनिक अनुमान हैं, न कि वे जो उस समय जारी और प्रकाशित किए गए थे। तो जब घोषणाएं की गई तब यह वास्तव में बेहतर लग रहा था, जब डेटा वास्तव में वास्तविक समय में जारी किया जा रहा था। ठीक है, क्या आपने यह समझा? तो जब हम प्रेस विज्ञप्ति में गए तो हमने संशोधनों से पहले का मुख्य आंकड़ा देखा। यह 3.9 या 3.8 था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। लेकिन ध्यान रखें, यह चार्ट जो वह कह रहा है मुख्य संख्या नहीं है। यह वास्तव में बाद में है, संशोधनों के बाद। इसलिए शीर्षक संख्या संभवतः इस चार्ट में दर्शाए गए आंकड़ों से कहीं अधिक उच्च होगी। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग अभी कह रहे हैं, ओह जॉर्ज, खैर आप इसे उस समय से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि यह एक ऐसे समय में था, चलो बस कहें अवमूल्यन के समय में, और अभी हम मुद्रास्फीति के एक दशक में हैं। इसलिए हमें वास्तव में इसे 1980 के दशक के अंत की तुलना में देखना चाहिए। यह हमें एक अधिक समान तुलना देगा क्योंकि हम इस वे के स्थिर मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहे हैं। चिंता मत करो, वास्तव में जेफ यहां 1980 के दशक में वापस जाते हैं, बस एक पल में। डॉट कॉम बस्ट। तो वर्ष 2000 के लिए 4 तिमाही का औसत जो डॉट कॉम बस्ट की ओर ले जाता है। नॉमिनल जीडीपी फिर से औसतन 5.4% थी। ये वर्तमान में जो है उससे भी बेहतर है। वास्तविक जीडीपी उन 4 तिमाहियों में औसतन 2.9% थी, जो डॉट कॉम बस्ट से पहले थी। 2.9%। यह पिछले 4 तिमाहियों में हमारे द्वारा औसत 2.6% और से बेहतर है। 1990 एसएनएल मंदी, 1990 की दूसरी तिमाही तक नाममात्र जीडीपी का 4 तिमाही औसत 6.2% था। उस विशेष समय पर उपभोक्ता मूल्य वृद्धि अधिक थी, लेकिन फिर भी नाममात्र जीडीपी 6.2% पर स्वस्थ दिख रहा था। वास्तव में यह मुद्रास्फीति के संकेत देता था, विशेष रूप से फेड और अर्थशास्त्रियों के लिए। महंगाई। यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं, आप जानते हैं कि मैं 2007-2008 में वापस जा रहा हूं और वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख देख रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगस्त 2008 में मुख्यधारा का मीडिया किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि याद रखें, जब उन्होंने 2007 में दरें घटाना शुरू किया, 18 सितंबर को मुख्य सीपीआई लगभग 3.5 के आसपास था। और आप आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2008 तक, 2008, 2007, 2008 में सीपीआई 3.5 से बढ़कर 5.6 हो गया। तो अगस्त 2008 में मुख्य धारा के मीडिया में उस समय बाजार में यह कथा थी कि फेड को 2008 में दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं क्योंकि फेड ने बहुत अधिक कटौती की थी। उन्होंने अर्थव्यवस्था को अधिक गर्म कर दिया और इसलिए सबसे बड़ी चिंता उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति थी। यह अगस्त 2008 का समय था। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फेड फंड्स दर क्या थी? वो 0% होगी। वास्तविक जीडीपी 1990 की दूसरी तिमाही तक औसतन 2.4% की दर से बढ़ रहा था। फिर आप पीछे मुड़कर महान मुद्रास्फीति मंदियों पर विचार करना शुरू करते हैं, जो ऐसा लगता है कि हमें अब इसकी तुलना करनी चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि सभी लोग स्थायी उपभोक्ता कीमतों और मुद्रास्फीति के जोखिम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि नाम मात्र के संदर्भ में आज का जीडीपी महान मुद्रास्फीति के समान दिखेगा, लेकिन यह इसके करीब भी नहीं है। आगे बढ़ते हुए आप केवल 2 तिमाही तुलना कर सकते हैं, क्योंकि 1981-82 की मंदी 1980 की मंदी के अंत के बाद बहुत निकटता से आई। लेकिन आप 1981 की पहली तिमाही के दौरान 2 तिमाहियों की तुलना देखें तो नाम मात्र जीडीपी 20% की दर से बढ़ रही थी। यह उस मंदी में जाने वाली 2 तिमाहियों का मामला है। नाम मात्र जीडीपी। समझ गए दोस्तों? अगर आप कहना चाहते हैं कि यह एक स्थगन फ्लेशनरी अवधि है या जो भी है, यदि आप इसे 1970 के दशक और 1970 के अंत में और 1980 के दशक में हुई उन मंदियों से सीधे तुलना करना चाहते हैं तो ठीक है, यह अच्छा है कि अभी नाम मात्र जीडीपी 4.9% है। तब नाम मात्र जीडीपी ट्वाइस
ट्वाइस 2% था। असली जीडीपी क्या था? जीडीपी 20% की दर से बढ़ रहा है और वास्तविक जीडीपी महंगाई के बावजूद, वास्तविक और विशाल मात्रा में महंगाई के बावजूद वास्तविक जीडीपी ने उन 2 तिमाहियों में औसतन 7.6% की वृद्धि की। तो हमारे पास विशाल नाममात्र वृद्धि है और वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में काफी मजबूत सुधार है। काफी मजबूत 7.6 असली असली जीडीपी। और ध्यान रखें, यही वह समय था जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई या नाम मात्र जीडीपी के लिए उपयोग किया जाने वाला डिफ्लेटर कहीं अधिक सटीक था। मेरा मतलब है, आप लोगों ने शैडो स्टैट्स देखे हैं और आपने हमेशा इस बारे में शिफ्ट को बात करते हुए सुना है, और वह सही है कि आज सीपीआई को मापने का तरीका 1970 के दशक और प्रारंभिक 1980 के दशक में मापने के तरीके से बहुत अलग है। तो ध्यान रखें, वे तब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को बहुत अधिक सटीकता से माप रहे थे। तब की तुलना में, आज की तुलना में, और आपके पास वास्तविक जीडीपी क्या था? 7.6। 7.6 का मतलब है कि यदि आप तब सीपीआई को उसी तरह मापते जैसे आप आज मापते हैं, तो वास्तविक जीडीपी लगभग 15 होती। और पहले, मेरा मतलब है, यह एक चौंकाने वाला नंबर होता। तो पंच लाइन क्या है? पंच लाइन यह है कि जब आप इतिहास को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से सबसे बड़ा टेकअवे यह है, चाहे आप मुझसे सहमत हों या पूरी तरह से असहमत। शायद आप सोचते हैं कि यह अर्थव्यवस्था हमारे जीवन की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है। शायद आप सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, जो आप अपनी जिंदगी में देखते हैं उसके आधार पर। यह ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन इस वीडियो का मुख्य संदेश यह है कि आपकी राय चाहे जो भी हो, जब आप उस राय को बना रहे हैं या जब आप संभावनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, तो आपको पिछली चक्रों पर वापस जाकर देखना होगा। आपको ऐसा करना होगा। आपको इतिहास को देखना होगा। आपको यह देखना होगा कि ये चीजें अतीत में कैसे हुई हैं। अन्यथा आप जो हो रहा है और जो आप आज मुख्यधारा के मीडिया में सुन रहे हैं, उससे पूरी तरह से धोखा खा जाएंगे और आपकी राय इस कथा के आधार पर प्रभावित होगी, डेटा, तथ्यों और इतिहास के बजाय। मेरे लिए, मैं अपने पोर्टफोलियो को बाद वाले आधार पर सेट करना पसंद करूंगा, न कि पहले वाले पर, विशेष रूप से दीर्घकालिक में, अल्पकालिक में। शायद आप कथा के आधार पर व्यापार कर सकते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि बाजार क्या सोचता है। लेकिन लंबे समय में मैं अपने विचारों को इतिहास पर आधारित करना पसंद करूंगा, यह मानते हुए कि यह दोहराएगा नहीं, बल्कि वास्तव में यह तुकबंदी करेगा। और मैं सोचता हूं कि अंत में मैं आप लोगों को यह समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम मंदी में नहीं जाते। ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था नीचे के 5% के लिए अच्छी है ना? तो नंबर एक, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास अच्छा जीडीपी है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम मुश्किलों से बाहर हैं और यह कि हमने इस नरम लैंडिंग को हासिल कर लिया है और हमें मंदी में जाने का कोई मौका नहीं है। दूसरा यह है कि आपको यह समझना होगा कि यह एक अत्यधिक विभाजित अर्थव्यवस्था है, जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। वास्तव में, चलिए मुझे फिर से स्क्रीन शेयर बदलना है। हो गया। आइए इसे देखते हैं। और ये 2019 से थोड़ा पुराना है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो मैं मानूंगा कि आंकड़े और भी खराब हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे अमीर अमेरिकियों के पास बढ़ती हुई संपत्ति का एक हिस्सा है और इस बिंदु पर सबसे निचले 90% के पास केवल, मैं इसे 22 कहता हूं। और मैं कहूंगा कि अब ये बहुत खराब है। शीर्ष 8% शायद 45% या कुछ ऐसा ही बढ़ गया है। ये बस और अधिक चरम होता जा रहा है, जो वास्तव में बहुत समझ में आता है, क्योंकि मुझे याद है कि 2006-2007 में यहाँ ऐसा था। तो जब मैंने वास्तव में अच्छा पैसा बनाना शुरू किया, और मैंने इस बारे में अक्सर कियोसाकी से बात की, क्योंकि हम फीनिक्स के एक बहुत ही समान क्षेत्र में रहते थे जिसे बिल्टमोर कहा जाता है। और तब मेरे पास एक शानदार कार थी। मेरे पास एक कार थी जिसे लैम्बोर्गिनी कहा जाता था, और मैं शायद महीने में एक बार अधिकतम ऐसी एक और कार देखता था। अब आप वहां जाते हैं और हर 5 मिनट में एक देखते हैं, लेकिन आप बेघर लोगों की संख्या में 10 गुना वृद्धि भी देखते हैं। यह वही विभाजित अर्थव्यवस्था है
और फिर आपके पास CNN है। अगर आप लोग यहाँ पर चोट पर नमक छिड़कना चाहते हैं तो वे इस लेख के साथ आए हैं जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने नरम लैंडिंग की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। और आपको क्यों लगता है कि वे ऐसा कह रहे हैं? खैर, स्पष्ट रूप से जीडीपी ड यहाँ वार्षिक दर 2.8% है और मैं आपको यह पढ़कर सुनाता। लेकिन यह वही पुरानी बकवास है जहां वे आपको बता रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं या आप एक श्वेत वर्चस्ववादी फांसीवादी हैं यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह मानव इतिहास की सबसे महान अर्थव्यवस्था है। और अगर आप इसे दोहराते नहीं हैं तो आप बस गलत जानकारी और दुष्प्रचार फैला रहे हैं। तो फिर दोस्तों, यहाँ मुख्य बात यह है कि इतिहास का अध्ययन करें। और अगर आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था खराब है, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, अगर यह आपकी धारणा है जो आप अपने जीवन में देख रहे हैं, तो आप पागल नहीं हैं, मुझे लगता है। जब हम इतिहास की ओर देखते हैं, तो आप वह हैं जो सही साबित होने वाले हैं। मुख्य धारा का मीडिया, केंद्रीय योजनाकार और तानाशाह वे होंगे जो गलत साबित होंगे। लेकिन अंत में यह सभी संभावनाओं के बारे में है। अपने दोपहर के बाकी समय का आनंद लें। सुनिश्चित करें कि आप स्वतंत्रता, आजादी और पूंजीवाद के लिए खड़े हैं।